In this video of gravitation, we'll start from here, that is motion of objects under the influence of gravitational force of the earth. So, इसके पहले वीडियो में हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव किए थे. F इक्वल्स टू mg था एक फॉर्मूला, ma के बदले हम लोग mg यूज़ करेंगे. और एक फॉर्मूला था F इक्वल्स टू g m/r². तो ये क्या है? फोर्स. यहाँ पर g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी के कारण कोई ऑब्जेक्ट अगर नीचे गिरता है तो जो एक्सेलरेशन है उसको g बोलते हैं. और ये कौन सा फॉर्मूला है? ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम लोग को डिराइव हुआ है. यहाँ पर m मास ऑफ द अर्थ है, r रेडियस ऑफ द अर्थ है, स्मॉल m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है. दोनों साइड का LHS इक्वल है तो दोनों का राइट साइड भी इक्वल होगा. सो आई कैन राइट दिस फार्मूला. दोनों तरफ से mm कट हो गया. सो द फार्मूला बिकम्स स्मॉल g इक्वल्स टू कैपिटल G m/r². यहाँ वैल्यूज़ पुट करके देखे थे. g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है. कभी कभी उसको राउंड ऑफ करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया जाता है. सो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक स्टोन गिर रहा है ऊपर से और एक फेदर गिर रहा है, सो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है. a इज़ सेम 9.8 आई मीन g. तो इसका मतलब सेम टाइम लगेगा दोनों को नीचे गिरने में. सपोज़ 100 मीटर नीचे गिरना है तो टाइम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ GT². तो इसके लिए स्टोन के लिए भी s 100 होगा. u तो 0 है तो ये पोर्शन हट जाएगा और g कांस्टेंट है. और स्टोन फेदर के लिए भी फिर टाइम सेम आएगा क्योंकि s उसके लिए भी 100 है, g उसके लिए भी 9.8 है. तो इसका मतलब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग स्टोन और फेदर फ्लोर पे सेम टाइम पर आएगा. तो क्या ऐसा होता है रियलिटी में? नहीं. हम लोगों को पता है कि स्टोन पहले नीचे गिर जाएगा. तो ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एयर रेजिस्टेंस. तो जैसे ये दोनों सामान नीचे आ रहा है, दे आर एक्सपीरियंसिंग सम एयर रेजिस्टेंस. एयर दोनों को रोकने का कोशिश कर रहा है, तो इस वजह से दोनों आगे पीछे गिर रहा है. अब हम लोग ये सोचेंगे कि स्टोन ज़्यादा बड़ा है तो उसमें ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होना चाहिए. तो स्टोन बल्कि लेट गिरना चाहिए था, फेदर को पहले गिरना चाहिए था. तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये क्यों नहीं हुआ, ये समझाने के लिए एक चीज़ और समझना पड़ेगा कि दोनों के लिए g तो सेम है, लेकिन फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसका ज़्यादा है? F इक्वल्स टू mg होता है. तो जिसका मास ज़्यादा है वो ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, अर्थ उसको ज़्यादा अपनी तरफ टानेगा. तो स्टोन का मास ज़्यादा है, इस वजह से उसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा है. F ग्रेविटी इधर ज़्यादा है और एयर रेजिस्टेंस इसके लिए ग्रेविटी के कंपैरिजन में कम हो जाता है. लेकिन जब एक फेदर का एग्जाम्पल लेंगे तो इसका जितना ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये जो एयर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है तो इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बहुत कम है. फोर्स का वैल्यू बहुत कम है और जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी कम है. तो दोनों कम वैल्यू एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है. तो इसलिए फेदर में नेट रिजल्टिंग फोर्स बहुत कम लग रहा है. लेकिन एक स्टोन के लिए F ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू F रेजिस्टेंस. इस वजह से वो अल्टीमेटली नीचे गिर रहा है और बहुत ज़्यादा जल्दी गिर रहा है. लेकिन फॉर फेदर कुछ देर तो वो गिरेगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद उसका ग्रेविटेशनल वैल्यू F ग्रेविटी नियरली इक्वल्स टू F रेजिस्टेंस हो जाता है. नियरली इक्वल्स टू, पूरा इक्वल नहीं है, तो वो काफ़ी धीरे धीरे इसलिए नीचे गिरता है. सो फ्री फॉल के अकॉर्डिंग सिंस g इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, सो एवरीथिंग शुड फॉल विथ सेम एक्सेलरेशन एंड एट द सेम टाइम. एक एलिफेंट और एक माउस दोनों सेम टाइम पे गिरना चाहिए. लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? एयर रेजिस्टेंस के कारण.
तो नासा का एक एक्सपेरिमेंट है, यू कैन वॉच दैट ऑन यूट्यूब, जिसमें वो लोग पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दिया, सारा हवा निकाल दिया एक चेम्बर से। उसके बाद एक बॉलिंग बॉल और एक फेदर को जब नीचे गिराया जा रहा है तो दोनों सेम टाइम पे नीचे गिर रहा है। आई इवन सेंड यू द लिंक। सो इससे हम लोग को समझ में आता है कि अगर एयर रेजिस्टेंस हटा देंगे तब ये वाला फॉर्मूला पूरा सही है कि ऑब्जेक्ट्स विल फॉल एट द सेम रेट एंड एट द सेम टाइम अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट ऐसा रियल लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है? एयर रेजिस्टेंस के कारण। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो हम लोग जो भी फॉर्मूलाज पढ़े थे, लाइक v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये तीनों फार्मूला हम लोग मोशन चैप्टर में देखे थे। अब इसी फार्मूलाज में हम लोग a को g से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग सारा फ्री फॉल में ही सम्स करेंगे कि ऊपर से सामान गिराया जा रहा है, तो ग्रेविटी के अंडर में होगा। इस वजह से a के बदले हम लोग सब इक्वेशन को g में बदल देंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, फिर s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। ये सारा इक्वेशंस बन जाएगा। सम्स कैसे करेंगे? जिस तरह से हम लोग मोशन चैप्टर में किए थे वैसे ही करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। सी एग्जाम्पल 10.2। A car falls off a ledge and drops to the ground in 0.5 seconds. तो 0.5 seconds क्या होगा? टाइम। So I'll write given time comma t equals to 0.5 seconds. यहाँ स्मॉल g का वैल्यू 10 दे चुका, अगर नहीं देता तो हम लोग 9.8 यूज़ करते हैं। तो स्मॉल g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड? तो u निकालना है या v निकालना है? तो ये बात हम हमेशा बोले हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो उसका u 0 होता है। तो ऑब्वियसली ये लोग v पूछ रहा है कि किस वेलोसिटी से वो नीचे टकराएगा, और बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है एंड ये जो लेज से गिर रहा है उसका हाइट कितना है। हाइट कितना है मतलब s निकालना है। सो v निकालने के लिए देखो फर्स्ट इक्वेशन ही काम आ जा रहा है, वी नो u g एंड t। सो आई विल राइट नाउ v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। u के बदले 0, g के बदले 10, t के बदले 0.5। तो ये मल्टीप्लाई होकर 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। इसका मतलब कार का फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड होगा। सेकेंड क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब इनिशियल प्लस फाइनल बाई 2, जैसे किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हैं। तो 0 प्लस 5 बाई 2, 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद थर्ड पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस। सो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। u के बदले 0 इंटू टाइम के बदले 0.5 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ये पोर्शन तो 0 हो गया, ये इसके साथ कट गया 5। 5 इंटू 5 25, इंटू 5 125 और 2 प्लेस पे डेसिमल। सो द आंसर इज़ 1.25 मीटर। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस था वो 1.25 मीटर का था। सो फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन में भी जिस तरह से सम्स किए थे उसी तरह से होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मास। सो अभी तक हम लोग को मास और वेट लगता था कि एक ही है। जैसे हम लोग बोलते थे एक ऑब्जेक्ट का वेट है 10 kg 5 kg, तो हम लोग के लिए मास और वेट एक ही था। बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। मास मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कितना है, जितना ज़्यादा इनर्शिया उतना ज़्यादा मास। और सो इफ़ आई राइट द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, तो मास, सी वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया।
जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। एक ऑब्जेक्ट है, अगर उसका मास हम बोल रहे हैं 10 kg है, तो अगर उसको अर्थ में उसका मास 10 kg है, तो मून में भी उसका मास 10 kg ही होगा। तो इसका मतलब द वैल्यू डज नॉट चेंजेस। Instead of the value, it's better if you'll write mass of an object does not change. वेट अगर बोलेंगे तो वेट का मतलब होता है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है 10 kg का, तो वेट का मतलब कि अर्थ इसको किस फोर्स से अपने तरफ पुल कर रहा है। तो किस फोर्स से अर्थ पुल कर रहा है? mg, इसको हम लोग फोर्स बोलते हैं। इसी फोर्स को वेट बोला जाता है। सो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो यहाँ पर m के बदले आई पुट 10 और g के बदले 9.8, मल्टीप्लाई करेंगे तो 98। यूनिट क्या रहेगा? फोर्स का न्यूटन है, तो यहाँ भी न्यूटन रहेगा। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट का मास अगर 10 kg है तो उसका वेट कितना हो रहा है? 98 न्यूटन ऑन अर्थ सरफेस। सो इट इज़ क्लियर दैट मास एंड वेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। फिर हम बताए थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू तो चेंज होते रहता है। 9.8 तो अर्थ के लिए है, मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होगा, किसी और प्लैनेट का अलग होगा। इनफैक्ट अर्थ में भी सेम नहीं है जी का वैल्यू, ओवरऑल ले लिया गया ये। तो वैल्यू ऑफ वेट चेंजेस एट डिफरेंट प्लेसेस। फिर जिस तरह से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है, तो वेट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, बट मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बोल सकते हैं, मास कैन नेवर बी ज़ीरो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मैटर होता है, तो इट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। तो किसी भी सामान अगर कोई भी है, ऑब्जेक्ट है, उसका मास कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। लेकिन सेंटर ऑफ द अर्थ में, अर्थ के एकदम सेंटर में जी का वैल्यू ज़ीरो होता है, तो वहाँ पर वेट भी ज़ीरो होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं वेट कैन बी ज़ीरो। यू हैव टू लर्न दीज 3 डिफरेंसेस। एवरीथिंग इज रिटन हेयर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। सो वेट का फॉर्मूला mg है। वेट का दूसरा फॉर्मूला हम लोग ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला मास के लिए है वो तो वेट के लिए भी होगा, बिकॉज वेट इक्वल्स टू, सॉरी, जो फॉर्मूला फोर्स के लिए है, W और F को सेम ले रहे हैं हम लोग। तो अगर हम लोग मून में कैलकुलेट करेंगे, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल m इक्वल्स टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मून का मास है कैपिटल M, फिर सफिक्स देते हैं, ये है मास ऑफ मून। RM है रेडियस ऑफ मून। तो WM मतलब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून कितना होगा? G लिखेंगे, M के बदले मास ऑफ मून और स्मॉल m मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई रेडियस ऑफ मून। इसी तरह से वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ निकालेंगे, इसी ऑब्जेक्ट का अर्थ में वेट निकालेंगे, तो कैपिटल G तो सेम रहेगा, ये होगा मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, सॉरी। अब दोनों को बाई लिखते हैं, अगर डिवाइड करेंगे, सो WM बाई WE, इसके बदले होगा G मास ऑफ मून M बाई RM स्क्वायर, फिर बाई G मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाई रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। 4 लाइन के इक्वेशन को 2 लाइन में लाएंगे तो नीचे वाले का रेसिप्रोकल होगा। सो G और G कैंसिल, स्मॉल m कैंसिल, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बचा?
कैपिटल M मतलब मास ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर बाई रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर और मास ऑफ अर्थ। ये सारा तो फिक्स्ड वैल्यू है, अर्थ का मास और मून का मास फिक्स्ड है, अर्थ का रेडियस मून का रेडियस फिक्स्ड है। तो ये जब हम लोग सारा वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आंसर आएगा 1/6। तो इसका मतलब ये अगर ऊपर जा रहा है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मून में अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 होता है। तो जिस तरह से अभी हम लोग एक एग्जांपल देखें कि अर्थ में उसका वेट था 98 न्यूटन, तो अगर हम लोग उसका वेट अर्थ मून में निकालेंगे तो आएगा 1/6 इंटू 98। सो दिस विल बी 16.3 समथिंग, राउंड ऑफ करके 16.34 लिख सकते हैं न्यूटन। तो एक ही ऑब्जेक्ट था जिसका मास कितना था 10 kg था, तो अर्थ में उसका वेट कितना आया 98 न्यूटन आया और मून में उसका वेट कितना आया 16.34 न्यूटन आया। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मून का मास खुद का बहुत कम है, मून छोटा है अर्थ बड़ा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे अट्रैक्ट होगा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि अर्थ बड़ा है, मास ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा मतलब ज़्यादा फोर्स देगा, ज़्यादा फोर्स देगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, और इसी वजह से मून में किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कम होता है। सो दिस इज द थिंग, WM/WE इक्वल्स टू 1/6। यहाँ पर कुछ सम्स है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।